अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमने पढ़ना है थेरेप्यूटिक्स चैप्टर 7 प्रिंसिपल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो की टर्म्स हैं वो देख लेंगे ताकि जो इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक्स हैं उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि अगर टर्म्स यूज़ हो रही हैं लाइक डी कंडीशनिंग क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, या एक्सरसाइज या इनके मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, तो हमें नहीं पता होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, 10 से 5 हैं, बस उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। तो पहले जो है वो है जी फिजिकल एक्टिविटी। क्या होती है फिजिकल एक्टिविटी? की बॉडी की कोई भी मूवमेंट। और हम जानते हैं कि बॉडी में मूवमेंट कौन प्रोड्यूस करते हैं? मसल्स प्रोड्यूस करते हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी भी यूटिलाइज करेंगे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। बस एक ही लाइन है इसकी, कोई बॉडी मूवमेंट प्रोड्यूस बाय कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अब फिजिकल एक्टिविटी का जो अपर वर्जन है वो एक्सरसाइज में आ जाता है। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी जो है वो प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो वो एक्सरसाइज के अंदर आता है। प्लान्ड प्लस स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्सरसाइज। अब बॉडी की कोई भी मूवमेंट है ना, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी के अंडर कह सकते हैं। लेकिन एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जो फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस से मुराद है एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी? फिजिकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि अबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल वर्क। पहले हम बात कर चुके हैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। अब फिजिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी होती है ना, वो अंडर आपके जो है ना फिजिकल फिटनेस में आती है। ठीक है, आप अगर फिजिकली फिट हो तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कर सकते हो। तो फिजिकल फिटनेस से मुराद होता है कि एबिलिटी क्या है। लाइक आप अपने फिजिकल फिटनेस को जो है इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्लूडिंग वॉकिंग, बाइकिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, यानी कि डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस करके अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि मेजर ऑफ बॉडी कैपेसिटी टू यूज़ ऑक्सीजन। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है ना वो है जी कैपेसिटी। किस चीज़ की कैपेसिटी है? बॉडी की कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को कितना ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज करती है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, कैपेसिटी टू यूज़ ऑक्सीजन। और इट इज़ यूजुअली मेजर्ड व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन कंजम्पशन को जो है वो देखा जाता है, यानी कि 1 मिनट में जब मैक्सिमम एफर्ट किया, 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है बॉडी में, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। बस मेन 2-3 लाइनें डेफिनेशन करनी है, बाकी पूरा पैराग्राफ जो है वो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद है एंड्योरेंस। मतलब ये है कि आपको ना बताना आना चाहिए। लाइक अगर हम आपसे पूछे कि बताओ मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या होती है, तो आपको पता हो कि बॉडी की जितनी कैपेसिटी है ना ऑक्सीजन को यूज़ करने की, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है कि एंड्योरेंस क्या है। एंड्योरेंस भी एक तरह की एबिलिटी ही है। एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी कह लो। जैसे अभी हमने पढ़ा था फिजिकल फिटनेस क्या थी, वो भी एबिलिटी है। एंड्योरेंस क्या है, वो भी एबिलिटी है। फिजिकल फिटनेस में एबिलिटी है जी कि फिजिकल वर्क वो कितना परफॉर्म कर सकता है, सही है। और एंड्योरेंस एबिलिटी है कि वो कितने टाइम के लिए जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लाइक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू वर्क फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। जैसे अब एक बंदा है वो 5 मिनट तक कर सकता है, उसके बाद थक जाता है। एक है 10 मिनट तक कर सकता है, एक है वो 15 मिनट तक कर सकता है। तो किसकी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी? जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क परफॉर्म कर सकता है, उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस जो है वो 2 तरह की होती है। एक हम कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस, और दूसरी हमारे पास होती है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि मसल्स की कितनी एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस कर सकें। लाइक इसको हम क्या कह रहे हैं? मस्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन। और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज मसल डायनामिक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आती है एंड्योरेंस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग। मैं ऐसे ही लिख देती हूँ।
एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि मसल्स की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। डेफिनेशन अगर हम देखें तो कहते हैं कि ऑगमेंटेशन ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ मसल बाय मीन्स ऑफ एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। एक एक्सरसाइज प्रोग्राम दे के मसल्स की एनर्जी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मसल्स एबिलिटी टू यूज़ एनर्जी, कि मसल्स जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करें, उस हिसाब से जो है ना मसल्स की ट्रेनिंग की जाए, उसको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग। अब देखो जब मसल्स वर्क करते हैं तो हमें पता है कि मसल्स में जो अगर वर्क करेंगे उसके मसल बल्क बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रियल साइज बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मसल फाइबर कैपिलरी सप्लाई बढ़ेगी। हमें पता है जितना ज़्यादा मसल्स वर्क करते जाएंगे वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट होते जाएंगे, तो उसके लिए हमने उनको ट्रेन करना होता है। अब ट्रेनिंग भी एक डिपेंड करती है कि सफिशिएंट और फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, इन सब पे डिपेंड करती है। ट्रेनिंग सीवीएस और मसल्स की अडेप्टेशन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, एक और तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए, लाइक बात ये आती है कि आपने ट्रेनिंग दी है जी स्विमिंग के हवाले से, तो जो बंदा है वो स्विमिंग में तो ट्रेन होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि ट्रेडमिल रनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। या एक इंसान है वो रनिंग तो कर लेता है लेकिन फ्रॉग रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेनिंग ही उसको उस चीज़ में मिली है, उसके मसल्स उस चीज़ के लिए अडेप्ट हुए हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये होती है जी ट्रेनिंग। नेक्स्ट का आ जाता है हमारे पास टर्म दैट इज़ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को अगर अपने लफ्ज़ों में याद किया जाए ना तो मतलब कि ढल जाना, सही है, ढल जाना। अब कैसे है कि कार्डियोवास्कुलर और मसल्स अडेप्ट हो जाते हैं जब हम कॉन्टीन्यूस उसको ट्रेनिंग करवाई जाए एक चीज़ के लिए, ठीक है। उसको उस टाइम पे वो स्टिमुलस मिल रहा है, उसको ट्रेनिंग हो रही है, तो उस चीज़ के लिए वो क्या हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे, उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, ठीक है। और उनमें क्या होगा कि अडेप्टेशन इज़ द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एक्टिव मसल्स। जो मसल्स की जो एफिशिएंसी है, कार्डियोवास्कुलर मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अडेप्टेशन में क्या हो, न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल चेंजेस भी बहुत सारे मिलने को हो जाते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, एंड दैट सेम अमाउंट ऑफ द वर्क कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद ना देखो जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो मसल्स उस चीज़ के क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। आप एग्जांपल इस तरह से ले लो कि एक आप फर्स्ट दिन जो है ना, फर्स्ट डे एक्सरसाइज करने को जाते हो, आपके लिए वो बहुत मुश्किल होती है, हार्ड वर्क आपको थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल आपके मसल्स ढीले ढाले होते हैं, उनको उस तरह की आदत ही नहीं होती है वर्क करने की। लेकिन अगर आप जा रहे हो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते कॉन्टिन्यूस आप उस चीज़ को जो है अब कैरी कर रहे हो, तो आपके मसल्स उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। अब जितनी ताकत आपको या जितना हार्ड वर्क, जितनी एनर्जी आपको फर्स्ट डे में लगाना पड़ी थी, आपको अब नहीं लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, आपका जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क आप क्या कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग के बाद लोअर फिजियोलॉजिकल कॉस्ट, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती है। तो ये होती है मसल्स की अडेप्टेशन, कि अब वो उस चीज़ को ईजिली कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, एनर्जी ज़्यादा लेते थे, अब वो कर लेते हैं बट एट अ लोअर फिजियोलॉजिकल कॉस्ट, ठीक है। अब है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। मायोकार्डियल अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये था कैपेसिटी ऑफ बॉडी। लेकिन जब हम बात करें मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, तो इसका मतलब ये होता है कि मायोकार्डियल मसल की हम सिर्फ बात करें कि मायोकार्डियल के मसल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कितना यूज़ करेंगे, कितनी यूटिलाइज करेंगे, और ये डिपेंड करती है हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है, आफ्टर लोड कितना है। आफ्टर लोड हम ऑलरेडी फिजियो में भी पढ़ चुके हैं। आफ्टर लोड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, देखो ना, मतलब ये हुआ कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहाँ जाना होता है, एओर्टा में जाना होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर है, एओर्टा में भी प्रेशर है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो एओर्टिक वाल्व को खोल सके, ठीक है। अब इस तरह से देखो कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ से जो ब्लड ने जाना है वो किस में जाना है, एओर्टा में जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, एओर्टिक वाल्व है। अब एओर्टिक वाल्व है, अब इसमें इतना प्रेशर होना चाहिए कि इस वाल्व को खोले और ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको आफ्टर लोड का मतलब ये होता है कि वेंट्रिकुलर फोर्स जो रिक्वायर होती है टू ओपन एओर्टिक वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, यानी कि जब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एम्प्टी होना है, अपना ब्लड जो है एओर्टा में भेजना है, तो ये कहलाता है हमारे पास आफ्टर लोड। और ये सारी चीज़ें डिटर्मिन कर रही होती हैं कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा यूटिलाइज होगी, कितनी ज़्यादा जो है वो कंजम्पशन होगी, ठीक है। और अगर फर्ज कर लो कि हमारे जो है ना हार्ट की ऑक्सीजन जो डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन
ऑक्सीजन डिमांड क्या है वो ज़्यादा है, लेकिन उसको सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, उसको सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा फिर उसके बाद मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो कम है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है की टर्म्स में, दैट इज़ डीकंडीशनिंग। डीकंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट चल रहा है और उसके बैड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, या आपका लाइफस्टाइल इतना सुस्त किस्म का है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल बेड पे पड़े रहते हो, कोई काम शाम नहीं करते हो, तो डीकंडीशनिंग में चले जाओगे। वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंडीशंस की बात हो रही है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट जब चलता है तो डीकंडीशनिंग हो जाती है। या हमने ये भी सुना होगा कि जिम पे अगर जाते रहो तो ठीक होते हैं मसल्स, लेकिन अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, ठीक है, अब आपने वो पहले तो आपका जो है ना वर्कआउट चलता था और उस तरह का लाइफस्टाइल था, लेकिन अब आप जो है बिल्कुल रेस्टिंग उसमें आ रहे हो, तो मसल्स भी क्या हो जाते हैं, वो लॉस की तरफ चले जाते हैं। अब डीकंडीशनिंग में भी प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से क्या होगा, उसमें जो उसका मसल स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बॉक्स में ना इन्होंने इफेक्ट्स बताए हुए हैं, डीकंडीशनिंग के ना इफेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, और इसमें वो बता रहे हैं कि बेड रेस्ट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये आपका जो मसल मास, स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब पूरी बॉडी आपकी लॉस की तरफ चली जाएगी। एक ये बात होगी। अच्छा, इस ब्लॉग में ना सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि एक्सर्शनल एंजाइना। एक्सर्शनल एंजाइना में ये है कि मतलब उन्होंने, वैसे तो हम कहते हैं ना कि एंजाइनल पेन है कि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन एक ऐसा केस है जिसपे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोरोनरी ओक्लूजन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको जो एंजाइना लाइक सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि जब बॉडी वर्क बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है, वर्क लोड जो है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ये ऐसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, फौरन कॉन्ट्रैक्ट, फौरन रिलैक्स, फौरन कॉन्ट्रैक्ट, फौरन रिलैक्स, मतलब इस तरह से जो है हार्ट की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या होता है, कहते हैं कि जो फीलिंग है ना हार्ट की, वो उस हिसाब से नहीं हो सकती है। मतलब अभी फिल हो ही रहे होते हैं कि फ़ौरन से क्या हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहे होते हैं, फीलिंग ब्लड आ रहा होता है, फिर दोबारा से गया, आ रहा होता है, फिर दोबारा से गया, तो मतलब फीलिंग टाइम जो है ना वो बिल्कुल क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब जब फीलिंग टाइम डिक्रीज़ हो रहा है तो कोरोनरी जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लड उतना गया ही नहीं जितना ब्लड जाना चाहिए था, तो कोरोनरी आर्टरीज़ में जो ब्लड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है तो मेटाबॉलिक नो लॉन्गर रिसीव्स ऑक्सीजन नीडेड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना, तो फिर इसकी वजह से एंजाइना लाइक सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिजल्टिंग इज द एंजाइनल पेन एंड सिम्टम्स, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द एक्सर्शनल एंजाइना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है जी एनर्जी सिस्टम, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी।